यू वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बढ़िया से होंगे और सबका प्रिपरेशन बढ़िया बढ़िया से चल रहा होगा। एंड मेरे तरफ से गुड विशेस कि आप सबका जो भी एग्जाम के लिए आप ट्राई कर रहे हो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बस मेहनत करिए, दिन भर मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होगा। डेडिकेशन दिखाओ मेरे माय डियर फ्रेंड्स। अभी सुबह का 5 बज रहा है एंड आई एम विथ हाइड्रोलिक मशीन फॉर यू। ठीक है, रात में जब आएंगे काम से फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग। जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूं आप सबके लिए, वाई यू आर नॉट, यू कैन ऑल्सो डू। है ना, आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना ही चाहिए। कि अगर सपना है तो जीते जागते वो सपना को देखो, रात में सोने के बाद नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक मशीन स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो दिस इज क्लास नंबर 3 जो आप देखेंगे। इससे पहले जो 2 क्लासेस हमने लिया था वो देख के इस क्लास पे आइए। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो यहाँ पर मत आइए। इट इज डायरेक्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड फॉर यू ऑल। दूसरी बात देखिए, बहुत लोगों का सोचना है ना ऐसा, ये सही बात है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग सोचते हैं जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि यूट्यूब पे जो जनता है वो डमाडोल है। यूट्यूब पे जनता को यूट्यूब लेवल का कंटेंट चाहिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई लेवल लेवल नहीं होता है भाई। उनको बता दिया जाए, अगर आप देख रहे हो तो देख लो भाई। तो ऐसा कोई लेवल वेवल नहीं रहता। हम यहाँ पे सब्जेक्ट को देखेंगे। हमारे यहाँ पे कोई एसएससी जेई लेवल नहीं रहेगा, हमारा यहाँ पे कोई ईएससी लेवल नहीं रहेगा, कोई गेट लेवल नहीं रहेगा। वी आर गोइंग टू लर्न द सब्जेक्ट विच यू कैन अप्लाई इन एनी एग्जाम वेयर वी आर गोइंग। चाहे आप गेट की क्वेश्चन देख लो वो सॉल्व कर लोगे, जेई का क्वेश्चन देख लो वो सॉल्व हो जाएगा आपसे, ईएससी का देख लो वो सॉल्व हो जाएगा आपसे। ये चीज है, अलग अलग पढ़ाई करने का क्या ही मतलब है जब वो एक ही सब्जेक्ट है। तो हम क्यों ना एक बार में पढ़ लें। ये पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइड्रोलिक मशीन का टॉपिक है, ये 5 मिनट के अंदर कवर नहीं होगा और हम करा भी नहीं पाएंगे। अब जैसे कि ये केसेस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं केस दे दूं, आपको प्लेट दिखा दूं, जेट दिखा दूं, फार्मूला लिखवा दूं, याद करवा दूं, तो आप याद कर लोगे 5 10 15 केसेस और आपको झूठी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैंने हाइड्रोलिक मशीन सीख लिया, मैं इम्पैक्ट ऑफ जेट का पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से जान रहा हूँ। तो झूठी तसल्ली होगी, बोला ना। क्यों? जब कंडीशन वो चेंज कर देंगे, किसी तरह से कुछ कर देंगे, तो आपको जब डेरिवेशंस मालूम नहीं होंगे, वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया कि किस तरह से इसे निकाली जा रही है, वो सब चीज आपको अगर मालूम नहीं होगा जब तक, तब तक आप इन सब चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। प्लस इन डेरिवेशन से आपको डायरेक्ट कभी कभी असर्शन रीजनिंग आ जाते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। डेरिवेशन के अंदर से जो हम अप्रोच, स्टेप एंड लॉजिक्स फॉलो करते हैं ना डिराइव करने के लिए किसी भी कंडीशंस के लिए, वो इम्पैक्ट ऑफ जेट वाला फोर्स, उस वहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चंस। इसलिए आप देखोगे कि हाइड्रोलिक मशीन के क्वेश्चंस हिलते भी नहीं है हवा में। कुछ कुछ बेसिक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो आपने प्रैक्टिस किया है, अगर जो नॉर्मल पढ़ा है हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, तो वही आप सॉल्व करके आप आते हो। कोई नया आ गया क्वेश्चन अगर, अरे छोड़ो यार, बोल के निकलना पड़ता है, साइड से बगल गली से कटना पड़ता है। है कि नहीं? तो यहाँ पे वो चीज मैं कोशिश करूंगा, होने नहीं दूंगा। जहां पर जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना बेसिक्स आपको कवर किया जाएगा, परफेक्ट डेरिवेशंस आपको दी जाएंगी, ताकि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा पाओ। आत्मनिर्भर भारत कहते हैं ना, तो वो आप आत्मनिर्भर हाइड्रोलिक मशीन बना पाओ अपना। ठीक है, जहां पे जितना विजुअलाइजेशन है वो सब हम करवाएंगे आपको। नो प्रॉब्लम, नो वरीज। बस आपको पढ़नी है, मन लगा के नोट्स बनानी है, टाइम देना होगा। विदाउट गिविंग टाइम यू कांट लर्न एनीथिंग। 5 मिनट का ये सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट को हम कम से कम 40 घंटे तक डिस्कशन करेंगे केवल हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर। वेटेज भी काफी अच्छा है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, है कि नहीं? और आप फालतू का छोड़ के आ जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में ये सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग के पार्ट में आ जाती है। जैसे अभी झारखंड का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, उसमें जेई जेई का जो एग्जाम, उसमें जनरल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में दिस पेपर हैज बीन इंक्लूडेड। ओके, सो इट इज वेरी बेसिक पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये केस 1 हमने देखा था, इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन स्टेशनरी वर्टिकल फ्लैट प्लेट। अब हम देखेंगे केस 2। केस 2 है इम्पैक्ट ऑफ जेट, है ना, या फिर यहाँ पे जेट स्ट्राइक स्टेशनरी फ्लैट फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेट। दिस इज द कंडीशन। जेट किसको स्ट्राइक कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स? एक स्टेशनरी है मतलब फिक्स्ड है, रुका हुआ है अपने जगह पे, है ना, वो मूव नहीं कर रहा, वो प्लेट मूव नहीं कर रहा, वो अपने ही जगह पे प्लेस्ड है, स्टेशनरी। और प्लेट फ्लैट है, कर्व नहीं है, प्लेट इज फ्लैट। प्लेट फिक्स्ड है मतलब अपने जगह पे है, और प्लेट इंक्लाइंड है।
समझ में आ रहा है? दिस इज द कंडीशन। अब मैं यहाँ पे आपको लाइन डायग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखिए, मान लो एक फ्लैट इंक्लाइंड प्लेट है, ऐसा इस तरह का एक फ्लैट इंक्लाइंड प्लेट। दिस इज योर फ्लैट इंक्लाइंड प्लेट। थोड़ा सा मैं प्लेट का इंक्लिनेशन और बढ़ा देता हूं, तो देखिए दिस इज योर फ्लैट इंक्लाइंड प्लेट। अब इस प्लेट के ऊपर एक जेट ऑफ वाटर आएगी और टकराएगी, है ना। तो मैं जेट ऑफ वाटर को अब एक लाइन डायग्राम की मदद से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जेट ऑफ वाटर आई और टकराई, जिस पॉइंट पे टकराई इसे हम कहेंगे पॉइंट 1, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। और मानिए लेट्स सपोज कि ये जो जेट ऑफ वाटर आके इस प्लेट से टकरा रही है, ठीक है, ये जो टकरा रही है ये एक एंगल बना रही है इस इंक्लाइंड प्लेट से, जो एंगल है थीटा, जो एंगल है थीटा। अब जैसा जैसा समझा रहा हूं वैसा वैसा सुनते चलना, ये इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट मैंने एक पॉइंट आपको बोला था पहले ही, जैसे ही आपका जेट ऑफ वाटर प्लेट को टकराएगा, प्लेट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। अब प्लेट जो एक्सटर्नल फोर्स लगाता है वो हमेशा नॉर्मल टू प्लेट लगेगा, है ना। तो नॉर्मल टू प्लेट, ये चूंकि इस तरह से इंक्लाइंड है तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा आपका नॉर्मल डायरेक्शन। देखिए इस अच्छे से बनाना जरूरी है ना, क्योंकि डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये हमेशा नॉर्मल टू द प्लेट, आपका एक प्लेट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा एफ प्लेट, है ना। नॉर्मल टू दी प्लेट, नॉर्मल टू दी प्लेट कहने का मतलब है ये मान लो प्लेट है, ये है ना एफ प्लेट, मतलब प्लेट के प्लेन और ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स है उनके बीच में जो एंगल है इट इज योर 90 डिग्री। इमेजिन हो रहा है ये एंगल आपका 90 डिग्री, ठीक है। प्लेट जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेट। बात को ध्यान रखना, यही पॉइंट हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, क्लियर है। अब देखिए ये जो जेट ऑफ वाटर है, लेट्स सपोज ये अपने साथ क्यू डिस्चार्ज लेके आ रही थी, जो मास फ्लो रेट था वो था एम डॉट, एंड जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो था, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो था इट वाज योर v1 वेक्टर। ये जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है किस डायरेक्शन में माय डियर फ्रेंड, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ जेट। जिस डायरेक्शन में जेट आपका फ्लो होके जा रही है उसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, और हमें जो फोर्स निकालनी होगी वो हम निकालेंगे इन डायरेक्शन ऑफ जेट ओनली। हम जो बेसिकली हम फोर्स बताते हैं वो इन डायरेक्शन ऑफ जेट हम बताएंगे, समझ में आ रहा है। मतलब जेट जिस डायरेक्शन में टकरा रहा है इसी डायरेक्शन को हम जनरली एक्स डायरेक्शन लेके चलते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जेट, दैट इज योर एक्स डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जेट आके टकराया कहाँ पे, एंट्री पॉइंट पे प्लेट से, फिर वहां से क्या होगा, जो आपका पानी है डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और जो एग्जिट पॉइंट है टिप वाले पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट 1, जहां पे ये टकरा रहा है, ये वाला पॉइंट। लेट मी चेंज द कलर, अच्छे से सुनना, पिछले वाले क्लासेस को रेफरेंस लेना, ठीक है। दिस इज पॉइंट 1, यहाँ पे टकरा रहा है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 ये है ना, टिप ऑफ द प्लेट। यहां से टकराने के बाद क्या होगा, ये जो पानी है टिप ऑफ द प्लेट से एक v2 वेलोसिटी से बाहर निकल रही है, डिफ्लेक्ट करके इस तरह से। ये डिफ्लेक्ट क्यों कर पा रही है, क्योंकि वहां पे स्प्लिटर मैकेनिज्म होगा, है ना, जो इस पानी को इस तरह से स्प्लिट कर रहा है, डिफ्लेक्ट करके v2 वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगी कि नहीं, यहां से भी v2 वेलोसिटी के साथ ये बाहर निकल गई। दिस आर द एग्जिट पॉइंट ऑफ द जेट, है ना। पानी टकराया, स्प्लिट किया, डिफ्लेक्ट हुआ, प्लेट के ऊपर फ्लो करते हुए बाहर निकल गई, समझ में आया, और v2 वेलोसिटी के साथ निकली। अभी इस प्लेट को मैं एज्यूम कर लेता हूं प्लेट इज योर स्मूथ। अगर मैं प्लेट को एज्यूम कर लिया कि स्मूथ प्लेट है, तो जब वाटर जो है ना, जो ये पानी जब ये प्लेट के ऊपर ट्रेवल करेगी, है ना, प्लेट के ऊपर मूव कर रही है, तो प्लेट स्मूथ है तो पानी और प्लेट के बीच में कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं। इस कारण से जो v1 वेलोसिटी, एंट्री वेलोसिटी, इट विल बी इक्वल टू एग्जिट वेलोसिटी v2, है ना। स्मूथ प्लेट कहने का यही मतलब हुआ, रेफरेंस मेरा यही है।
कि V1 एंट्री वेलोसिटी इज इक्वल टू एग्जिट वेलोसिटी V2। तो यहां तक के सारे पॉइंट समझ में आए, है ना। एक एक करके मैं धीरे धीरे सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो एफ प्लेट मैंने लगाया है इसको मैं मिटा के थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। क्यों? ताकि अच्छा लगेगा डायग्राम। देखिए जिस पॉइंट पे वो जेट स्ट्राइक कर रहा है ना, मैं उसी पॉइंट से नॉर्मली इस एफ प्लेट को शो कर देता हूँ। ऐसा क्या किया, मतलब थोड़ा ऊपर लेके गया और कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसा दिस इज योर एफ प्लेट जो कि नॉर्मली वो अप्लाई कर रहा है। कोई दिक्कत आई यहाँ तक ड्राइंग को समझने में? दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स दैट द प्लेट इज अप्लाइंग ऑन द जेट, ओके। एंड ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जो प्लेट जेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, नॉर्मल टू द प्लेट, हमेशा 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 हमेशा, ओके। तो देखिए अगर मैं इस एक्सिस को प्रोड्यूस करूं आगे, मतलब ये जो एक्सिस है इसको अगर मैं आगे ऐसे लेके जाऊं, ये कौन सा एक्सिस होगा? ये वो वाला एक्सिस है विच इज नॉर्मल टू द प्लेट, ठीक है, विच इज नॉर्मल टू द प्लेट। और देखिए जिस डायरेक्शन में जेट आपका जा रहा है, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं एक्स डायरेक्शन, इसी को मैं एक्स डायरेक्शन कहता हूं। तो ये वाला जो एक्सिस है, कौन सा, ये ब्राउन वाला जो अभी बनाया, वो क्या है? दैट एक्सिस इज योर नॉर्मल टू द प्लेट की नहीं, है ना। अब देखो जेट जेट का जो डायरेक्शन है, ओके, वहां से ये नॉर्मल एक्सिस वाले का एंगल कितना है? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंगल हो गया थीटा तो ये कितना एंगल होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये थीटा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है कि? अब सुनिए बात, अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है। जो एक्स डायरेक्शन है दैट इज विच इज द डायरेक्शन ऑफ जेट, है ना, जो उसका जो डायरेक्शन में एक्चुअली वो आ रहा था, मतलब ये ब्लू वाला लाइन, इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स निकालूंगा जो जेट आपका प्लेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, इसको मैं सिंपली एफ जेट इन एक्स डायरेक्शन लिखता हूं, इन डायरेक्शन ऑफ जेट, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन में निकालेंगे, ओके, नॉर्मल डायरेक्शन क्या हो गया, ये ब्राउन वाला लाइन, तो ये आपको क्या देगा? एफ जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन की नहीं, नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेट। एफ जेट एंड एफ जेट एक्स आपको समझ में आया? दो बातें, ठीक है। इस प्लेट को आपको विजुअलाइज अभी करवा रहा हूं, तुरंत करवा रहा है। देखिए अब नेक्स्ट बात देखिए, सुनिए, जब आपका ये जो जेट है ये प्लेट को आके एंट्री पॉइंट पे टकरा रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट 1 एंट्री पॉइंट कहता हूँ। एंट्री पॉइंट पे आके टकराया, स्प्लिटर के माध्यम से प्लेट जो है, सॉरी वो जेट जो है, उसका जो टोटल पानी आ रहा था वो प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ और एग्जिट पॉइंट से निकल रही। तो मेरा ये सवाल है कि कितना कितना पार्ट डिफ्लेक्ट होगा, कितना कितना पार्ट डिफ्लेक्ट होगा। कहने का मतलब है कि अब जो डिफ्लेक्ट होके निकलेगी ना, पहला वाला केस याद करिए, इससे जस्ट प्रीवियस केस, वहां पे मैंने क्या बोला था, ये प्लेट है, उसी केस को रेफरेंस में लो, ये प्लेट है, जेट ऑफ वाटर आई टकराई, तो इधर डिफ्लेक्ट हो गया कुछ पानी, इधर डिफ्लेक्ट हो गया कुछ पानी, है ना। तो ये क्यू आ रहा था तो इधर डिफ्लेक्ट हो गया Q/2 और इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई Q/2, या फिर हम इसको ऐसे कहते थे, ये m डॉट आ रही थी तो इधर चले गई m.2 और इधर चले गई m.2। ये ऐसा कंडीशन इससे जस्ट प्रीवियस वाले केस में हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि मैंने बोला था कि इस प्लेट को अगर आप सेंटर के अबाउट कट करोगे, है ना, सेंटर के अबाउट अगर कट करोगे तो दोनों हाफ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल इन नेचर है, सिमेट्रिकल है मतलब एक जैसा, एकदम सेम है ना, तो सब कुछ इक्वल इक्वल, ये कंडीशन था। लेकिन यहाँ पे प्लेट आपका इंक्लाइंड है तो ये सिमेट्रिकल इन नेचर नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे कुछ अलग अलग मास डिफ्लेक्ट होगा, कुछ अलग अलग डिस्चार्ज वैल्यू डिफ्लेक्ट होगी। सो लेट्स सपोज डिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ चला गया आपका Q1 डिस्चार्ज,
ठीक है, या फिर इस तरफ जो मास फ्लो रेट है वो है m.1। इधर आ गई आपका Q2 डिस्चार्ज, या फिर इस तरफ जो मास फ्लो रेट है वो आ गई m.2। ठीक है, m.2। ये समझ में आया क्यों ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब ये सिमेट्रिकल नहीं है तो थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। अब चलो आते हैं असली मुद्दा पे, मैं आपको प्रैक्टिकली इसका विजुअलाइजेशन देता हूँ। देखिए विजुअलाइज करिएगा, ये जरूरी है। ये प्लेट कैसा है एक्चुअली में, इसका अरेंजमेंट कैसा है, इस चीज को विजुअलाइज करना आपके लिए जरूरी है। पहला वाला कंडीशन को रेफरेंस लीजिए, उसमें मैंने क्या बोला था, प्लेट इस तरह से एकदम फिक्स्ड है, मतलब दिस इज योर फ्लैट प्लेट। ऐसा वाटर आती थी, स्ट्राइक की एंट्री पे डिफ्लेक्ट करके आधा इधर आधा इधर, मतलब इस तरह से प्लेट आपका एकदम प्लेस्ड था। ये था आपका प्लेट, है कि नहीं, मतलब ऐसा अगर आप सामने से देखोगे ऐसा है ना, एकदम हॉरिजॉन्टल इस तरह से प्लेस था। जेट ऑफ वाटर आई, टकराई, इधर कुछ डिफ्लेक्ट किया, इधर कुछ डिफ्लेक्ट किया, है ना। और इस केस में सिमेट्रिकल था क्योंकि हम बोल रहे थे इस प्लेट को ऐसे बीचों बीच काट दो, तो देखो ये वाला आधा हिस्सा और ये वाला आधा हिस्सा दोनों एक दूसरे से सिमेट्रिकल है। ठीक है, अभी देखिए, अभी यही प्लेट है, प्लेट यही है, फ्लैट प्लेट यही वाला है, वही सेम प्लेट है, लेकिन उसी को आप वर्टिकल ना प्लेस करके उसको आप इंक्लाइंड कर देते हैं। इंक्लाइंड कर देने का क्या मतलब है, देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले क्या बोल रहे थे, इस तरह से अगर हम प्लेस कर रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, तो ये वर्टिकल प्लेस हुआ, लेकिन अब इंक्लाइन कर दिए, इंक्लाइन कर दिया मतलब ऐसा कुछ इंक्लाइन कर दिया, ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा, समझ रहे हैं, ऐसा या फिर ऐसा, मतलब हम इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं प्लेट को, समझ रहे हो, इस वाले एक्सिस के अबाउट, ये इंक्लिनेशन है ना। तो हमने यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया इंक्लाइन करके, ऐसा, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट, ये बाहर की ओर और ये पार्ट अंदर की ओर, ऐसा। तो इस केस में अभी क्या हो रहा है, मतलब हाथ से देखो यार, इसमें थोड़ा वो ग्रीन स्क्रीन पीछे लगा है ना, इसलिए ये देखिए, ये प्लेट पहले हॉरिजॉन्टल था, अब हमने क्या किया, प्लेट को इंक्लाइन कर दिया, ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा। तो देखो अब ये एंगल थीटा को इमेजिन करना, जेट आई एंट्री पॉइंट पे टकराई पहले वाले केस में, तो जेट के बीच और इस प्लेट के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री पहले बन रहा था। पहले वाले केस में प्लेट के बीच, प्लेट के प्लेन के बीच और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जेट जो टकरा रही है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा, मतलब प्लेट आप ऐसे इंक्लाइन करती हो, अंदर की ओर मोड़ दिया ऐसे मान लो, या फिर ऐसे, जेट अपना वही जेट आ रहा है, जेट आया, प्लेट इंक्लाइंड है, ऐसा कुछ, तो क्या ये एक एंगल नहीं बनाएगा, थीटा एंगल। देखो इमेजिन करो, क्या ये एक थीटा एंगल नहीं बना रहा है। स्केल से फिर समझाता हूँ, देखो ये दिखेगा स्केल, ठीक है, ये स्केल है। अभी प्लेट आपका ऐसे एकदम ऐसे प्लेस्ड है, मतलब ये आपको बोर्ड के अंदर की ओर दिख रहा होगा, जेट आई, जेट और स्केल के बीच में एंगल 90 डिग्री। अभी आपने क्या किया, प्लेट को ऐसे प्लेस कर दिया है, ऐसे, जैसे जैसे ऐसे करोगे तो देखो ये सेम जेट है, जेट और ये प्लेट के प्लेन के बीच में एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं, 90 डिग्री है क्या, चेंज हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पे ये वाला केस लेके चल रहा है, ऐसा, ऐसा कुछ प्लेट को प्लेस कर दिया गया, जेट आपका वही है, जेट वही आ रहा है, लेकिन प्लेट को ऐसे घुमा दिया गया या फिर ऐसे घुमा दिया गया। तो क्या जेट और इस प्लेट के बीच, प्लेट के प्लेन के बीच एंगल आपका 90 डिग्री से कम या ज्यादा हो जाएगा, वही वो थीटा एंगल कम या ज्यादा हो जाएगा, वही वो थीटा एंगल है। तो अब देखो यहीं पे इमेजिन करना, तो ये मतलब आपने प्लेट को ऐसे इंक्लाइन कर दिया, तो ये एंगल ऐसा, तो क्या ये जो डायरेक्शन ऑफ जेट है, क्या ये नॉर्मल टू द प्लेट है, नहीं, नॉर्मल टू द प्लेट कौन सा डायरेक्शन है, एफ जेट वाला, एफ जेट एन वाला, ये वाला डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट है, ये वाला डायरेक्शन, समझ रहे हैं। ये प्लेट को आपने क्या किया था, इंक्लाइन कर दिया है, ठीक है, जेट आई, तो इन दोनों के बीच में एंगल अभी 90 डिग्री नहीं रहेगा, 90 डिग्री वाला एंगल वो वाला है अलग, मतलब इसका जब आप कंपोनेंट लेंगे नॉर्मल डायरेक्शन में तो वो 90 डिग्री वाला एंगल होगा। सोचो, इमेजिन करो चीजों को,
विजुअलाइज हुआ, ठीक है। तो यही वो थीटा एंगल वगैरह, तो ये सब एंगल अब वर्टिकल प्लेन में नहीं समझना, ये सब एंगल हॉराइजेंटल प्लेन में ही है। ये जो थीटा एंगल मैं बता रहा हूँ जेट और प्लेट के बीच में, ये एंगल हॉराइजेंटल प्लेन में, 90 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल दिखा रहे हैं आपको, वो भी हॉराइजेंटल प्लेन में, मतलब यही हॉराइजेंटल प्लेन में ही है। फिर जेट जो आ रही है टकरा रही है, फिर डिफ्लेक्ट होके जो निकल रही है पानी आपकी एग्जिट पॉइंट से बाहर, है ना, वो भी हॉराइजेंटल प्लेन में है। मतलब एग्जिट पॉइंट जो है, मतलब स्केल का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फिर एंट्री पॉइंट, तीनों एक ही लाइन में है, मतलब डेटम हेड तीनों का सेम है ना। इस पॉइंट का डेटम हेड, एंट्री पॉइंट का डेटम हेड, इस वाले पॉइंट का डेटम हेड, तीनों सेम, डेटम हेड में कोई डिफरेंस नहीं है सब, क्योंकि एक ही हॉराइजेंटल लाइन में है ना वो। और ये एंगल एक हॉराइजेंटल प्लेन्स में, ये एंगल हम देख रहे हैं, ये जो एंगल्स है ये हॉराइजेंटल प्लेन में है, क्लियर है, एक्स डायरेक्शन, ओके, एक्स प्लेन, हॉराइजेंटल प्लेन में ये सारे एंगल्स है, थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ में आया। विजुअलाइज हुआ ये प्लेट और इस पे फोर्सेस, ठीक है। जेट आपका जो लगा रहा है इन डायरेक्शन ऑफ जेट, है ना, जो कि नॉर्मल टू द प्लेट नहीं है, लेकिन प्लेट जो फोर्स लगा रहा है जेट के ऊपर, वो नॉर्मल टू द प्लेट हमेशा लगाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एफ जेट एन क्यों लिखे हैं, इसको लिखने का मेरा एक रीजन है। ये जो एफ जेट एन हमने लिखा यहाँ पे, इसको लिखने का एक रीजन है। याद करो बेसिक मैकेनिज्म जो हमने क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ाया था, हमने क्या बोला था, हमने ये हम कैसे निकालते हैं इस फोर्स को, हम कैसे निकालते हैं इंपैक्ट ऑब्जेक्ट को, बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को यूज करके हमें क्या मिलती है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड यहाँ पे क्या है, एफ प्लेट। एफ प्लेट किस डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो हम पहले एफ प्लेट निकालते थे, देन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ हम कहते थे कि एफ जेड जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा टू द एफ प्लेट इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो क्या हम जो एफ जेड निकालेंगे वो हमको नॉर्मल डायरेक्शन में मिलेगा। तो जो मैं इक्वेशन लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या वो मुझे नॉर्मल डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में लिखनी होगी, इस वाले एक्सिस के अलोंग, तभी हमको एफ जेड एन मिलेगा। फिर उसके बाद इन डायरेक्शन ऑफ जेट अगर मेरे को निकालनी होगी फोर्स, मैं उसका कंपोनेंट ले लूंगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, समझ में आ रही है बात। फिर मेरे को वाई डायरेक्शन में अगर निकालनी है, ठीक है, अलोंग द प्लेट, तो मैं क्या कर लूंगा उसका कंपोनेंट, फिर क्योंकि यहाँ पे एंगल है तो उसका कंपोनेंट आ ही जाएगा ना, समझ में आ रहा है, उसका कंपोनेंट तो आएगा ही आएगा। ओके, एक नॉर्मल कंपोनेंट ऐसा है, एक एक्स कंपोनेंट आया, ओके, फिर एक वाई कंपोनेंट भी ऐसा आएगा, अलोंग द प्लेट वाला भी एक कंपोनेंट आपको मिलेगा, क्लियर है। तो इन सब चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे अभी, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ जेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ जेट हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या क्या आता है। अच्छा, और एक चीज इसमें विजुअलाइज करिए, ये जो सिमेट्रिसिटी वाला बात है ना, तो यहाँ पे प्लेट आपका सिमेट्रिकल कैसे नहीं है। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे प्लेट जो है अब इस तरह से प्लेस नहीं है, मतलब कंप्लीटली ऐसा प्लेस नहीं है, वो कोई इंक्लाइंड ऐसा प्लेस्ड है कि नहीं, प्लेट ऐसा प्लेस्ड आपका नहीं है, वो इस तरह से लोकेटेड है, इस तरह से प्लेस्ड है। जब इस तरह से प्लेस्ड है, अब तुम वर्टिकली ऐसे बीचों बीच काट दो, इसको प्लेट को काट दोगे ऐसे बीचों बीच, अगर आप काट देंगे तो काटने के बाद देखिए ये वाला आधा हिस्सा अलग, ये आधा हिस्सा अलग। अब ये आधा आधा हिस्सा को, है ना, ये जो आधा आधा हिस्सा है इसको एक ही प्लेन पे प्रोजेक्ट करिए, एक ही प्लेन पे। जब प्रोजेक्शन लेंगे एक ही प्लेन पे तो देखिएगा वो प्रोजेक्शन अलग अलग होंगे, उनके वैल्यूज अलग अलग होंगे। तो आपका जो प्लेट है ना, इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर इन दिस केस, अगर आप इंक्लाइन करते तो इसलिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्चार्ज अलग अलग हो जाएगी। Q1 अलग जाएगा, M1 डॉट अलग जाएगा, Q2 अलग आएगी, M2 डॉट अलग आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज का कंसेप्ट हमेशा अप्लाइड होगा। तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन, यहाँ पे सबसे पहले तो हम दो इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो टोटल Q आ रही है, इट विल बी नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज योर इक्वेशन 1, कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में चलते आती है। दूसरा इक्वेशन आप यहाँ पे m डॉट के फॉर्म में लिख सकते हो कि जो टोटल m डॉट आ रही है, इट इज नथिंग बट इट विल बी सम ऑफ m डॉट 1 प्लस m डॉट 2। इट मस्ट बी ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन हमेशा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अप्लाइड है, यूज कर पाएंगे आप इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर।
Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, m डॉट इक्वल टू m डॉट 1 प्लस m डॉट 2। अब देखो याद करो, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, याद करिए। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी आएंगे अंदर, इसी वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे अंदर, मजा आएगा। फिर इस वाले प्लेट के लिए भी एट एंट्री पॉइंट P1 एंड एट एग्जिट पॉइंट P2, दोनों ही पॉइंट पे जो प्रेशर हेड होगा इट इज करस्पॉन्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गया आपका नेक्स्ट कंडीशन। इसी प्लेट के लिए डेटम हेड Z1 विल बी इक्वल टू डेटम हेड Z2, है ना, सेम, क्योंकि वो सब तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, मतलब एक ही लाइन के अलॉन्ग लाइन कर रहे हैं। ये विजुअलाइज हुआ कि नहीं? इतना हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप मेरे को फिर से, अब फिर क्या ही पूछोगे, वीडियो को रिवाइज करके देखिए और विजुअलाइज करिए, फिर क्लास 1 से देखते आइए, तब और ज़्यादा विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप फ़ोन करेंगे तो इसको मैं विजुअलाइज तो आपको नहीं करवा पाऊंगा ना, फिर आपको वीडियो कॉल करना होगा। ओके, और हो सकता है हमको टाइम मिले नहीं, हमको क्लासेस लेनी होती है, वीडियो कॉल पे मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अब व्हाट्सअप मैसेज नॉर्मल ऐसा वैसा होता है तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ, अभी वीडियो कॉल पे क्या ही रिप्लाई करूंगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे फोर्सेस का वैल्यू। यहीं पे बगल में लिखता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ये सबको लिखते चलिए आप। ठीक है, अब हम निकालेंगे फोर्सेस का वैल्यू। मैं इसलिए इतना सफिशिएंट टाइम दे के आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आप साथ ही साथ सुन के आराम से लिखते भी चाहें। ठीक है, फोर्सेस का वैल्यू, तो सबसे पहला फोर्स हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एफ नॉर्मल जेट, है ना, एफ नॉर्मल जेट, ये हम निकालेंगे। अब ये फोर्स कौन सा है देखते हैं जरा, जो नॉर्मल डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ये वाली एफ नॉर्मल जेट, ये हम निकालेंगे। ये हम बेसिकली क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला इक्वेशन है वो जब हम अप्लाई करेंगे तो वो हमको एफ प्लेट देता है, तो एफ प्लेट के अपोजिट वाला ही फोर्स हमको मिलेगा। वो निकालेंगे क्या, वो ऑटोमेटिकली निकल रही है, वो ही निकालना पड़ेगा, है ना, बाय यूजिंग मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, मतलब कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, तो ये हमको निकल के आएगा अभी। तो ये हम निकालने के लिए, है ना, तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग दैट नॉर्मल लाइन ही हमको लगानी होगी। तो हमें जो वेलोसिटी वगैरह चाहिए होगी वो उसी नॉर्मल लाइन के अलोंग चाहिए होगी। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट पे, दिस इज योर एंट्री पॉइंट की नहीं, पॉइंट 1, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लगाएंगे, एंट्री पॉइंट माइनस एग्जिट पॉइंट, मतलब पॉइंट 1 माइनस पॉइंट 2 पे टोटल मोमेंटम। समझ में आ रहा है, ऐसे हम निकालते थे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर ये जेट का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में v1, तो नॉर्मल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v1 का कंपोनेंट ले लो, v1 का कंपोनेंट ले लेंगे, तो v1 का कंपोनेंट लेंगे मतलब v1 cos 90 माइनस थीटा, v1 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो इधर इस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा वेलोसिटी का, यहाँ पे v1 साइन थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये सब चीज अभी अगर मालूम नहीं तो मैथमेटिक्स का क्लास भी हमने ले लिया है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, ये सब चीज, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल, थीटा, ये वो बहुत गंदे तरीके से बताया है, बहुत ही बैड लेवल। अब जाके उसको फॉलो कर लीजिए। ओके, तो ये v1 साइन थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसका मतलब कंपोनेंट लेंगे तो क्या लेंगे आप, ये v1 का लेंगे, v1 का cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना, v1 साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका कंपोनेंट इन, मतलब अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब इस वाले डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आ गया प्लेट के ऊपर, है ना, वो क्या आ गया, v1 साइन थीटा। अच्छा, ये वर्टिकल प्लेन में नहीं है ये सारा वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में, मतलब अब इंक्लाइंड था सबसे पहले, ये जो जेट का, पहले ये सोचो, ये जेट का ये डायरेक्शन है, लेकिन प्लेट चूंकि इंक्लाइंड है तो हमको इसका नॉर्मल डायरेक्शन में हमको चाहिए ना। अभी जेट देखो, जेट आपका ऐसा आ रहा है तो प्लेट आपका ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी प्लेट क्या था, प्लेट ही इंक्लाइंड है, प्लेट इंक्लाइंड है, तो जो हमें अब नॉर्मल डायरेक्शन हमारा होगा वो ये जेट का डायरेक्शन नहीं होगा,
दैट विल बी अलग, लेकिन हॉराइजेंटल प्लेन में ही है, एक ही प्लेन के अंदर है। समझ में आ रहा है बात? तो उसी हॉराइजेंटल प्लेन में नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट v1 sin थीटा। अब हम लगा लेंगे मोमेंटम इक्वेशन। एंट्री पॉइंट माइनस एग्जिट पॉइंट, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं तो हमको एफ जेट निकलता है, तो हम लगाते हैं मोमेंटम इक्वेशन। तो एंट्री पॉइंट पे मोमेंटम इन नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा? एंट्री पॉइंट पे मोमेंटम इन नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा? पॉइंट 1 पे टोटल मास फ्लो रेट एट दैट पॉइंट इनटू वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। कितना है वो वेलोसिटी? v1 sin थीटा की नहीं। तो ये एंट्री पॉइंट का कहानी है। माइनस एग्जिट पॉइंट पे, तो एग्जिट पॉइंट पे निकालने का टेक्निक क्या बताया था मैंने? एग्जिट पॉइंट मतलब पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 पे दोनों पॉइंट पे सम कर देंगे, ठीक है? तो दोनों पॉइंट पे हमको सम करना है, लेकिन पहले ये मेरे को बताइए, ये जो हम फोर्स निकाल रहे हैं ये हम किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं? नॉर्मल टू दी प्लेट वाले डायरेक्शन में। तो एट एग्जिट पॉइंट मेरे को ये बताओ, नॉर्मल टू दी प्लेट वाले डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी रहेगा भी क्या? नहीं रहेगा ना। क्यों? ये प्लेट है, ये जेट आई, टकराई, पानी इधर से और इधर से निकल गया, तो उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल टू दी प्लेट में, ये जो v2 वेलोसिटी है इट इज टेंजेंशियल टू दी प्लेट। नॉर्मल टू दी प्लेट ये v2 वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल टू दी वेलोसिटी वाला कोई कंपोनेंट नहीं होगा। मतलब नॉर्मल टू दी प्लेट वाला एट एग्जिट पॉइंट, यहाँ पे नॉर्मल टू दी प्लेट v2 विल बी इक्वल टू 0। सेम यार, नॉर्मल टू दी प्लेट v2 विल बी इक्वल टू 0। सो एट एग्जिट पॉइंट इन नॉर्मल डायरेक्शन जो आप मोमेंटम लिखोगे वो क्या लिखोगे? देखिए, आप लिखेंगे m.1 इंटू 0 प्लस m.2 इंटू 0, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में एग्जिट पॉइंट पे कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है ना? तो इसी इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? एफ एन जेट विल बी इक्वल टू, हम सिंपली यहां पे देखें, इट इज m.v1 sin थीटा। यही हो रहा है क्या? m.v1 sin थीटा। इसी को थोड़ा एक्सपैंड करता हूं। m डॉट को हम कैसे लिख सकते हैं? रो इंटू क्यू v1 sin थीटा लिख सकते हैं। इसको और अंदर जाता हूं, इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब v1, है ना, इंटू v1 sin थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? रो ए v1 स्क्वायर sin थीटा। ये होगा एफ जेट इन नॉर्मल डायरेक्शन, फोर्स जो जेट अप्लाई कर रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है? सो अब मेरे को बतानी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेट क्या होगा। ओके, सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेट, अब ये देखो, ये जो इक्वेशन अभी निकाल दिया, क्या याद कर लेते थे डायरेक्ट? बताओ बताओ मेरे भाई, याद किया था इक्वेशन को कि नहीं किया था? याद किया था। ओके, तो अभी मैं निकालूंगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेट, along the direction of jet। तो along the direction of jet अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भाई? एफ नॉर्मल का कंपोनेंट ले लूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ नॉर्मल, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो होगा। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। ओके, सो एफ एक्स, ओके, मतलब फोर्स अलोंग द जेट, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ जेट इटसेल्फ, इन डायरेक्शन ऑफ जेट इटसेल्फ विल बी इक्वल टू एफ एन, है ना, इनटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो अभी जो वैल्यू आया था एफ एन का पुट कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं इट विल बी बिकम इक्वल टू रो ए v1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
दिस विल बिकम योर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ जेट। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे, है ना, यही फोर्स को, तो ये एफ एक्स डायरेक्शन में एक वैल्यू देगा। अब रिजॉल्व करने के बाद ओके, एफ वाई डायरेक्शन में भी एक वैल्यू आपको मिलेगी कि नहीं? तो एफ वाई डायरेक्शन में क्या मिलेगा? अगर एफ एफ एक्स डायरेक्शन में जो मिल रहा है एफ एन साइन थीटा मिल रहा है, तो एफ वाई डायरेक्शन में एफ एन कॉस थीटा मिल जाएगा बस। और क्या ही होगा? तो ये क्या हो जाएगा? रो ए वी वन स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अब ये देखो, ये जो एफ वाई आपको ये एफ वाई का वैल्यू मिल रहा है, ये एफ वाई का वैल्यू आपने बेसिकली रिजॉल्व किया है। आपने क्या किया है? रिजॉल्व करने के बाद ये फोर्स हमको वहां पे निकल के आ रही है, कंपोनेंट फोर्स है। लेकिन ये कंपोनेंट फोर्स किसका है? ये कंपोनेंट फोर्स है किसके कारण? जो जेट ऑफ वाटर आपका इन डायरेक्शन ऑफ जेट आ रहा है, वो जब इंपैक्ट कर रहा है प्लेट के ऊपर, उसके कारण जो कंपोनेंट फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो है ये। मतलब ये जो मेन आपका एफ ऑफ एक्स वाला फोर्स है ना, ये जो मेन एफ ऑफ एक्स इन डायरेक्शन ऑफ जेट वाला फोर्स है, इसका इफेक्ट है एफ वाई, इसका इफेक्ट है एफ वाई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलग से फोर्स निकालने जाऊं, जैसा कि मैंने यहाँ पे यहाँ पे मतलब एक्स डायरेक्शन में निकाला इन डायरेक्शन ऑफ जेट। ठीक है, अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलग से फोर्स निकालने जाऊं, सो कॉन्सेप्ट इज, एक थ्योरी हमने लिखवाया था, एक नोट, कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जेट हमेशा जीरो फोर्स अप्लाई करता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जेट जो है हमेशा उसके कारण जीरो फोर्स ही अप्लाई होता है। किसके ऊपर? जब तक प्लेट आपका फ्लैट है, ठीक है, तब तक। अगर प्लेट फ्लैट है, चाहे वो कोई भी कंडीशन में हो, मूविंग हो, स्टेशनरी हो, इंक्लाइंड हो, कोई भी कंडीशन में हो, है ना, आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में जेट फोर्स जीरो ही अप्लाई करेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो ये एफ वाई को आप एफ टी से कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने अभी आपको समझा दिया। एफ वाई यहाँ पे क्या है? इट इज जस्ट ए कंपोनेंट फोर्स। वो बेसिकली किस कारण से हो रही है? वो जेट जो नॉर्मल डायरेक्शन में इंपैक्ट कर रहा है ना, प्लेट के नॉर्मली जो इंपैक्ट कर रहा है, वही एक कंपोनेंट फोर्स है, उसी का एक कंपोनेंट पार्ट है। दिस इज नॉट द फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जेट के कारण ये फोर्स नहीं है। ओके, सो चूंकि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता, तो हमने एफ एक्स एफ वाई आपने ये निकाल लिया, ये दो वैल्यू, बहुत अच्छा, इस प्लेट के ऊपर। यहाँ पे और एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता नहीं है, पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है? वो ये पूछेंगे आपसे कि मेरे को एग्जैक्टली एम डॉट वन या एम डॉट टू का वैल्यू बताओ, ये कितना है, या फिर मेरे को Q1 का वैल्यू बताओ एंड Q2 का वैल्यू बताओ। बताओ बच्चे कितना है? ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल कंडीशंस है नहीं। तो ये मैं बोल ही रहा हूँ, सिमेट्रिकल यहाँ पे नहीं है, एम डॉट अलग जा रहा है, एम डॉट टू अलग आ रही है, वो दोनों मासेस अनइक्वल है, बिकॉज हियर सिमेट्रिसिटी इज नॉट वैलिड। अगर ये मासेस अनइक्वल है तो ये मासेस कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसे हम कैलकुलेट करते हैं जस्ट अभी जो लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस लॉजिक को यूज करें। लॉजिक क्या आपको बोला मैंने कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एफ टी विल बी हमेशा जीरो। किसके लिए? फॉर ए फ्लैट प्लेट, फॉर ए फ्लैट प्लेट हमेशा जीरो फॉर ए फ्लैट प्लेट। मतलब जेट जो है, जेट अलग से टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रही है, जैसा कि हमने देखा नॉर्मल टू दी प्लेट लगाती है। जेट का बात कर रहा हूं, है ना, वो पानी अलग से कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में पानी के कारण फोर्स प्लेट के ऊपर, या फिर पानी का जो फोर्स है वो एकदम जीरो है। समझ में आ रहा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन किस केस में? ओनली एंड ओनली फॉर फ्लैट प्लेट कंडीशन। चाहे वो प्लेट मूविंग हो, स्टेशनरी हो, इंक्लाइंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फ्लैट प्लेट है तो एफ टी जीरो है। समझ गए बात? अगर ऐसा है तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये m1 डॉट और m2 डॉट का वैल्यू निकाल लेंगे, q1 एंड q2 का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको बस एक चीज करनी होगी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में
अब हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला इक्वेशन को लिख के एफ टी का वैल्यू निकालना होगा और उसको जीरो कर देना होगा, क्योंकि हम जानते हैं वो जीरो होता है ना। तो वो टोटल जो वैल्यू आएगी उसको हमको जीरो कर देना है। जब हम वो जीरो कर देंगे तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन डेवलप होगी, एक कंडीशन, इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम करते हैं, है ना। तो हम अब लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, फॉर एफ टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मजा आ रहा है पढ़ने में, लीनियर मोमेंटम। क्या ये छोटू वोटू वाला बात है, छोटू पंडित, यूट्यूब पंडित, है ना। फॉर एफ टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टेंजेंशियल डायरेक्शन आप लिखोगे। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखना है, मतलब पॉइंट 1 एंट्री माइनस एग्जिट पॉइंट पे हमको लिखना है, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखना है एंट्री माइनस एग्जिट पॉइंट पे। तो चलो, तो एफ टी का वैल्यू निकालते हैं बाबा, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोमेंटम कितना, मतलब पॉइंट 1 पे। तो डायग्राम पे आ जाओ बाबू, डायग्राम पे आ जाओ। तो मेरे को ये बताओ, एंट्री पॉइंट मतलब पॉइंट 1 पे क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस जेट का कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है? हाँ, यहां पर है, यहां पर है। कितना होगा? इस सिंपली v cos थीटा है क्या कंपोनेंट, देखो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो जेट इनकमिंग जेट है, एंट्री जेट है, उसका वेलोसिटी कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, दैट इज योर v1 cos थीटा, ठीक है। ये v1 cos थीटा इस तरह से, है ना, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब देखिए, अब तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एंट्री पॉइंट पे जो वेलोसिटी निकला आपको, वो निकला v1 cos थीटा। अब देखिए, अब ये मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन, मान लो ये जो इस तरफ वाला डायरेक्शन है ना, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो अगर ये वाला v2 पॉजिटिव, तो ये v1 cos थीटा का भी डायरेक्शन उसी v2 के अलॉन्ग है, तो इसको भी मैं पॉजिटिव मान लूंगा। और ये वाला जो डायरेक्शन है इसको मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, दिस इज योर नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं। तो एफ टी, तो एंट्री पॉइंट पे लिखो सबसे पहले। तो एंट्री पॉइंट पे कितना लिखोगे मोमेंटम, एम डॉट इंटू v1 cos थीटा, है ना। ये एंट्री पॉइंट पे आ गया मोमेंटम, माइनस एग्जिट पॉइंट पे। तो एग्जिट पॉइंट पे लिखेंगे तो सम ऑफ मोमेंटम, है ना, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एट एग्जिट पॉइंट, मतलब पॉइंट 2। तो हम क्या लिखेंगे, एम डॉट 1 v2 वेक्टर है, प्लस एम डॉट 2 माइनस v2, लिखेंगे माइनस v2 हो जाएगा, ओके। अब ये टोटल है 0, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एम डॉट इंटू v1 cos थीटा माइनस, इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, एम डॉट 1 v2 बार माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस अंदर, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर एम डॉट 2 v2 इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए, हमने एज्यूम कर रखा है प्लेट इज योर स्मूथ। अगर प्लेट मेरा स्मूथ है तो v1 इज नथिंग बट इक्वल टू v2, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन निकल के आ रही है m डॉट v1 cos थीटा माइनस m डॉट 1, प्लेट इज स्मूथ, तो v1 इक्वल टू v2, तो इसको मैं v1 पुट कर देता हूँ, प्लस m डॉट 2 v1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, v1 इक्वल टू v2 फॉर स्मूथ प्लेट, स्मूथ प्लेट। क्लियर है बात, लॉजिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, सब क्लियर। अब देखिए, यहां से v1 कॉमन निकाल लो तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई कोई खत्म हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आपका क्या बच रहा है इधर, m डॉट cos थीटा माइनस m1 डॉट प्लस m2 डॉट इक्वल टू 0। क्या इस वाले इक्वेशन को यूज करके प्लस m1 प्लस m2
m1 डॉट प्लस m2 डॉट इक्वल टू ओवरऑल m डॉट, ये सेकेंड इक्वेशन को यूज करके m1, दो इक्वेशन दो अननोन, तो क्या दोनों अननोन नहीं लिखा जाएगा इजीली। अब इसी को हम डिस्चार्ज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m डॉट क्या होता है आपको मालूम है, रो क्यू है ना, तो रो क्यू कॉस थीटा माइनस रो Q1 प्लस रो Q2 इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ से रो कांस्टेंट एक ही फ्लूइड है तो वो भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका Q cos थीटा माइनस Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार गेट में ESE में डायरेक्ट ये आंसर पूछ लिया था, ये फाइनल रिजल्ट वाला। इसका डेरिवेशन कितना लंबा आ रहा है पीछे में, और रिजल्ट आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है, तो मैं तो याद करवा दूं, लेकिन क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकली दिमाग के अंदर कुछ नहीं रहेगा, गोबर, कोई मतलब है उसका। देखो मैं ऐसा वर्ड बोलता हूँ तो ईगो पे मत लीजिए, बुरा मत लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ बस, ये कहने का मतलब है आई एम फ्रॉम बिहार तो थोड़ा टेढ़ा बोलता हूँ, कहने का मतलब पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा जीवन में। मेहनत करिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, जो भी हैं, आजकल हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए अपने जीवन में स्टेबिलिटी के लिए, तो मेहनत करिए, ठीक है। अभी मैं आप तक ये कंटेंट पहुंचा रहा हूँ, क्यों ही पहुंचा रहा हूँ, मेरे को क्या मतलब है, थोड़ा मेरे को भी 499 मिल जाए तो इससे हमको भी अच्छा लगेगा। मेहनत भी कर रहे हैं, आपको चीज़ें क्वेश्चन याद भी नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली सॉल्व करोगे। सो एनरोल इनटू आवर कंप्लीट हाइड्रोलिक मशीन क्लासेस एट ₹499। एनरोलमेंट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट करिए, आई विल शेयर द डिटेल्स हाउ टू एनरोल, ओके। और बूम, इसी के साथ तो ये इक्वेशंस है, इनको यूज करके आप इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये Q वाला इक्वेशन आ गया, फिर Q वाला और एक इक्वेशन है, देखो कौन सा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू टोटल Q, ओके। ऐसा तो आपको कुछ भी पूछेगा आप निकाल लोगे क्या, m1 डॉट पूछा, m2 डॉट पूछा, Q1 पूछा, Q2 पूछा, ये कंडीशन दिया, इन इक्वेशंस के यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। फोर्स पूछा इन डायरेक्शन ऑफ जेट, नॉर्मल टू जेट, वाई डायरेक्शन, किधर भी पूछा निकाल लोगे, कोई दिक्कत अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से लिखिए, कॉपी को रिवाइज करिए बार बार, ओके। डेरिवेशन को थिंक करिए कि किस तरह से किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बेसिक पार्ट है। अभी वेलोसिटी, ट्रायंगल सब कॉन्सेप्ट आएगा जब कर्व प्लेट में आएंगे, तो भयानक तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना, सब चीज इंट्रोड्यूस करूंगा। सो धीरे 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 मतलब कॉन्सेप्ट से फीलिंग लेके आइए, ओके। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, अब मेरे को भी निकलना है, टाइम हो गया। गुड लक, जय हिंद।